जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। मतलब इंडियन आइडल स्क्रिप्टेड होता है? वहाँ पे रेखा जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी रोने लगी। और नेहा कक्कड़ जी जज थी, विशाल ददलानी, हिमेश जी। तो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी रही थी इंडियन आइडल में? यही कि जब रेखा जी के सामने मैंने लंबी जुदाई सॉन्ग गाया था। वो एपिसोड बहुत वायरल हुआ। इनके सामने गाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज उस मंच की वजह से मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि उस मंच पे मेरी औकात नहीं है। अगर मैं लाइन में भी खड़ा होता तो मेरा नंबर नहीं आता वहाँ पे। एक आर्टिस्ट के तौर पे रिलीजियन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब परिवार ही है। हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग नहीं है। ये तो लोगों ने बना दिया ऐसा कि हिंदू है। मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ खुद। मैं 3-4 बार पाकिस्तान जाके आया हूँ, लाहौर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? तो जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, मैंने गाना सुनाया वहाँ पे। तो वहाँ पे आप सुनो कि मैं हनुमान चालीसा सुना रहा हूँ। वाह। और वो सुन रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कुछ अलग है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्लैक मैजिक। हाँ, मेरे साथ तो हुआ ना। आप क्या? हाँ, मेरे साथ ओह माय गॉड। मतलब सिंगर में काफी सर्च करोगे ना तो काफी सिंगरों के साथ ऐसा हुआ है। किसी ने मुझे पान में मिला के खिला दिया था। हम लोग राजस्थान में कोई जगह थी, वहाँ प्रोग्राम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो मैं अपने पापा के साथ गया था। मेरे पापा वॉशरूम चले गए थे वॉशरूम करने के लिए। तो मैं पीछे से मैं गाना गा रहा था, भजन गा रहा था। तो किसी ने मुझे बोला कि खा लो। और उसके मेरे पापा की नहीं बनती थी। खाया मैं तो मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी हो गई। खून की उल्टी हो गई मुझे। खून की उल्टी हो गई तो फिर सब इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। और उसके 2 दिन बाद की बात मुझे थोड़ा सा नॉर्मल महसूस हुआ कि नॉर्मल है। फिर मेरा गला नहीं चल रहा। म्यूजिक क्या है आपके लिए? म्यूजिक मेरे लिए मेरा सब कुछ है। म्यूजिक मेरी लाइफ है, मेरी दुनिया है। क्योंकि आज जिसकी वजह से मुझे सारे लोग प्यार करते हैं वो संगीत ही है। तो इंडियन आइडल में जाने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इंडियन आइडल की वजह से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज भी लोग सपोर्ट करते हैं। उस मंच की वजह से मुझे लोग जान पाते हैं। आज का पॉडकास्ट एक ऐसी हस्ती के साथ है जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के सामने गाना गाया है, जिनके एल्बम सॉन्ग्स हिमेश रेशमिया जैसे टॉप नॉच कंपोजर ने कंपोज किए हैं, जिन्होंने इंडियन आइडल में राजस्थान और फोक सॉन्ग्स को रिप्रेजेंट किया है, जिनके गानों ने रेखा जी जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री को इमोशनल कर दिया था। जी हाँ, सवाई भट्ट है हमारे साथ। इस पॉडकास्ट में उन्होंने इंडियन आइडल के स्क्रिप्टेड होने ना होने की, म्यूजिक की, ऑडिशन की, उनके साथ हुए ब्लैक मैजिक की, नॉनवेज और ड्रग्स की काफी बातें की है। अगर आप म्यूजिक लवर हो या फिर म्यूजिक के स्टूडेंट हो तो इस पॉडकास्ट को आपको जरूर सुनना चाहिए। कीप वॉचिंग मिथु टॉक्स। सो मेरे साथ है आज सवाई भट्ट सर। सबसे पहले म्यूजिक क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने एक म्यूज़िक के बारे में आपने मुझे पूछा। म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक मेरे लिए मेरा सब कुछ है। म्यूज़िक मेरी लाइफ है, मेरी दुनिया है। क्योंकि आज जिसकी वजह से मुझे सारे लोग प्यार करते हैं वो संगीत ही है। अगर संगीत नहीं होता तो मैं नहीं होता। तो म्यूज़िक, माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ म्यूज़िक है मेरे लिए। जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की देन है, ये गॉड गिफ्ट है मुझे। तो और जितनी बातें म्यूज़िक के बारे में मैं करूँगा उतनी कम है। जी। म्यूज़िक के बिना तो कुछ भी नहीं है। जी। सो सबसे पहले आपने बताया कि जैसे म्यूज़िक आपके लिए सब कुछ है। जी। तो शुरुआत कैसे हुई थी आपकी लाइफ में? म्यूज़िक एंटर कैसे हुआ? म्यूज़िक जब मेरी उम्र थी 6 साल। 6 साल से मैं अपने दादाजी के साथ में, पापा के साथ में, लाइक हमारा एक कम्युनिटी का एक म्यूज़िक का तो था ही, उसके अलावा पपेट का भी था। जी। तो राजा महाराजों की कहानी बताना। और आपने देखा होगा कि पपेट्स डांसिंग करना। तो उस समय के हिसाब से मेरे जो दादाजी थे वो अमर सिंह राठौड़ की कहानी बताते थे, महाराणा प्रताप की कहानी बताते थे। तो गांव-गांव में हम लोग जाते थे, तमाशा करते थे,
कोई 10 रुपये देता था, कोई 20 रुपये देता था, तो वो समय हमने देखी है। तो म्यूज़िक की शुरुआत मेरी जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रगल हुई है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस देखे हैं कि मतलब, तो गाँव में शो करना, प्रोग्राम करना, और कभी खाने का पैसे है, कभी नहीं है, कभी एक टाइम खाना है तो नहीं है। तो वो टाइम पे जब म्यूज़िक की ही हमारा साथ दिया, म्यूज़िक ने ही साथ दिया, और कोई था ही नहीं हमारे सपोर्ट में। जो गॉड गिफ्ट, जो भगवान ने, ईश्वर ने जो हमको एक कला दी थी, उसकी वजह से हमारा एक रोजी रोटी का चल रहा था। मेरे दादाजी पापेट डांस करते थे और मैं साथ में ढोलक बजा के गाता था, तो गांव में तमाशा करते थे। ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्टेड मुझे म्यूज़िक में मैं घुसता गया कि कभी ढोलक बजा रहा हूँ, कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, कभी मजीरा बजा रहा हूँ। तो और बाकी तो हमारे गाने बजाने की एक कम्युनिटी है, तो वो ब्लेड में होता ही है। वो शौक हमारे घर में सुबह से ही स्टार्ट होता है कि हाँ, गाना बजाने का माहौल चल रहा है, तो वो समझ में आ जाता है। मम्मी भी गुनगुना रही है, पापा भी गुनगुना रहे हैं, दादाजी भी गुनगुना रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सुनते रहते, तो वो आदत लग जाती है। तो मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो म्यूजिकल था? म्यूजिकल था जी। तो मतलब आप पीढ़ियों से इसमें हो क्या? पीढ़ियों से हम म्यूजिक संगीत की दुनिया में तो है ही कि हम लोग, हमारी समाज में कोई ढोल भी बजा रहा है, कोई ढोलक भी बजा रहा है, कोई तबला भी बजा रहा है, कोई गाना भी गा रहा है, पर जो मेन प्रोफेशनल काम है वो पापेट का है। ओके। हमें जो बोलते हैं वो कठपुतली वाले भाट बोलते हैं। और कठपुतली वाले भाट हमें एक ऐसा था कि राजा महाराजों की कहानी बताना, उनकी स्टोरी को बताना ओके। कि ये राजा महाराजा ऐसे थे, इनके परिवार में ये लोग थे, सबके याद करना नाम, मेरे दादाजी मतलब पीढ़ियों के नाम बताना उनके। तो वो बहुत पुराने समय में, जब टीवी नहीं होती थी, उस समय में कठपुतली का ही था। सही बात है। जब आजकल तो सारे मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, सब लोग जो भी फिल्म का नाम लेंगे वो आ जाएगी, पर उस समय कुछ भी नहीं था। यस। तो अब वो उस कला को भी लोग भूलते जा रहे हैं बिल्कुल कि वो कला क्या है। वो एकदम रियल है। यस। उसको कैसे बनाया जाता है, पपेट को कैसे उसको डांस किया जाता है, उसमें कितनी सिलाई होती है, कपड़ा लगाना पड़ता है, उसको मूर्ति को बनाना पड़ता है, कितना समय लगता है, फिर उसके बाद में प्रोग्राम करना पड़ता है। यस। पर लोगों को ये समझ में नहीं आता, मोबाइल की दुनिया में क्या खोए रहते हैं सब। तो मोबाइल ऐसी चीज़ है ना कि वो सब भुला रहे हैं। मोबाइल बुरी बात नहीं, चलाना या उसमें काम करना, मोबाइल बना है काम के लिए। क्योंकि वो आप जब तक उसको अपने काम से रिलेटेड कुछ सीरियस नहीं लोगे ना, तो ऐसे तो नॉर्मल है वो। हाँ, आप व्हाट्सअप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई मतलब नहीं, खराब होता रहेगा उसमें बस, है ना। हाँ। आप कहीं पे भी जाके देखो, या मुंबई में जाके देखो, कहीं पे भी जाके देखो, लोग जितने भी अगर मोबाइल यूज़ करते हैं वो सबसे पहले अपना काम करते हैं और उस मोबाइल में ही अपना काम करते हैं वो। हाँ जी। तो मेरा ये मानना है कि म्यूज़िक की दुनिया में जब मैं बढ़ा, जब मैं गया, सीखा, थोड़ा बहुत गाना बजाना सीखा, सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की गाँव के कि आपका बच्चा बहुत अच्छा गाता है, इसको कहीं भेजो, कहीं सेट करो, इसको अच्छी जगह पे लगाओ। तो उस समय छोटे मोटे जागरण करता था मैं, धीरे धीरे मेरा गाँव में मेरा नाम होने लग गया। पर मैं जब ऑनलाइन ऑडिशन हुआ, तो ये कुछ सालों की बात है, जो ऑनलाइन, उस समय लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑडिशन जब होता है तो लाइन में खड़ा होके देना पड़ता है। बहुत सारे एक से एक, मैं क्या, मेरे से अच्छे गाने वाले होते हैं वहाँ पे। तो ये मालिक का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो उस समय लॉकडाउन था और वो जो वायरस भी चला था, कोरोना वायरस, तो उसमें लॉकडाउन लग गया था। फिर मेरा ऑनलाइन फॉर्म किसी ने भरवाया था, मेरे मामा जी ने बोला था कि तेरा फॉर्म भर के देखते, क्या पता हो जाए तो। पर हमने सोचा नहीं था कि मेरा कभी हो सकता है क्या वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे सिंगर है, उसमें पता नहीं मेरा नाम कब आएगा। तो पता ही नहीं था। वो रैंडमली मैंने तो ऐसे ही नॉर्मल से ही एक वीडियो बनाया, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, उन्होंने बोला आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको आना है मुंबई। मतलब ये बोल सकते हैं कि डेस्टिनी का लिखा हुआ ही था। हाँ, लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं ये, ऐसे हो सकता है कि ये बोलना नहीं चाह रहे हो, मेरा दिल टूट जाए। ऐसा भी मुझे महसूस हुआ कि क्या पता ये मेरे को मना रहे हैं। चुप। तो एक होता है ना कि एक उम्मीद होती है, जब वो उसको टूट जाती है तो बहुत अंदर से आत्मा मर जाती है कि अब क्या करें। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आपको आना है मुंबई। तो मेरे पास उस समय कोई पैसे नहीं थे मुंबई जाने के। तो मेरी मम्मी जो थी, उन्होंने अपने पैर में चांदी की कड़ी पहन रखी थी, वो उन्होंने गिरवी रखा, मुझे पैसे दिए। फिर मैं वहाँ पे ऑडिशन में गया, मम्मी पापा को साथ में लेके गया मैं। तो और फर्स्ट अगर आप एपिसोड देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो मैंने केसरिया वालम गाया और मुझे गोल्डन माइक मिला। वाह। वो उन्होंने बोला 2 मिनट ही आपके पास, 2 मिनट में आपको जितना गाना गा लो आप।
कितनी कारीगरी दिखानी है। तो मैं बस ये मेरा माइंड में ये था कि मेरे 6 साल की उम्र से जो मैं मेहनत करता आ रहा हूँ, इस 2 मिनट के मैं सब बता दूंगा। सही है। जितनी ताने लेनी है, जितनी मुर्कियाँ लेनी है, जितनी सरगम लेना है, जितना क्या आलापकारी, इतनी रेंज है, वो सब मैंने अपने रूह से गाया। पर गाना होता है दिल से और रूह से गाना। गाना तो पूरी दुनिया गा रही है, हाँ सही बात है। गज़ल जो होती है वो पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती। क्या? और जो गाना होता है वो गाने का मतलब क्या है? गाने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा के जो शब्द हैं, मैं आपको अगर आप करके बुला रहा हूँ ना, उस आप में भी सच्चाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जब वो आपको समझ में आएगा कि कोई भी गाना आप सुनते हो, कोई भी गाना तो आपके कानों तक वो आवाज़ पहुँचती है, तो सुकून मिलता है ना। बिल्कुल मिलता है। अगले वाले ने वैसे गाया है, हाँ वो सुकून से गाया है। हाँ, और अगर वो कुछ भी गाएगा ना तो आपको लगेगा नहीं, सही बात है यार। महसूस ही नहीं होगा। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली गाने में। मेरा जब सुर बीट तो Yes, है ही। जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग था हाँ इंडियन आइडल के बाद में हिमेश जी के साथ में, तो हिमेश रेशमिया सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा पहला गाना था जब तक सांसें चलेगी, तो मैंने गा दिया। मुझे नहीं पता कि वो वायरल होगा या नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम था मेरा स्टूडियो में, तो मैंने गा दिया। गाने के बाद में फिर धीरे धीरे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे कर 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 95 मिलियन पहुंच गया गाना। तो मेरे पास हिमेश जी ने फ़ोन किया कि बेटा आपको पता है कि आप बहुत फेमस हो गए हो, इंडियन आइडल से तो हो ही आप, आपको पता है आपको लोग कितने लोग जान पा रहे। तो मैंने बोला सर क्यों, मुझे नहीं पता चल रहा है। अरे आपका गाना कितने करोड़ लोग सुन रहे हैं, कितने सारे लोगों ने सुना है, आप बहुत फेमस हो, कोई भी रील्स चला रहा है रील्स में मेरा गाना आ रहा है। जी 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 जी। तो उस समय, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी तक वो गाना चल रहा है और आपके गुजरात में भी लोग उसको फॉलो करते हैं, उस गाने को सुनते हैं, काफ़ी लोग गाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ईश्वर जब देता है ना तो उसकी कदर करना चाहिए, बिल्कुल। और वो मैंने की है, तो आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो आपने अभी बताया आपने फर्स्ट टाइम स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, जी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने बड़े मतलब लेजेंड के साथ में गाना है, और हिमेश जी बैठे थे सामने, उनके सामने गाना ही मतलब मेरे तो खुद कांप रहा था कि इनके सामने क्या गाऊँ मैं। सही बात है। पर जब मेरे को उन्होंने टाइम नहीं दिया, खाली आधा घंटा दिया, और ओह! आधा घंटे में मुझे बोला कि अब जल्दी गाओ, क्योंकि पूरी रात हो गई थी। वो गाना मेरे से मुश्किल से गाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एक तो लिखा हुआ था, हाँ फिर उसको सुन सुन के उसको समझना पड़ता है। फर्स्ट टाइम था मेरा। फिर बोला कि इसकी मेलोडी चेंज नहीं होनी चाहिए, यही रखना है। तो जैसा गाया हुआ है, जैसा उन्होंने बताया, मैं वैसे ही गाया मैंने। तो उसको सुना मैंने, 2-3 घंटे सुना, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सर भाई अगर ऐसे ही कोई आसानी से चीज़ मिल जाती हाँ, तो दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती। सही बात है यार। हर चीज़ का वक्त लगता है, बिल्कुल। और हो सकता है कि तुम्हारा ये लाइफ का पहला गाना है, तुम्हारी किस्मत बदल दे। और वही चीज़ हुई। मैंने इतनी आत्मा से, इतनी सच्चाई से गाया। उस गाने को आप सुनोगे तो आप उस फील को समझोगे कि उसमें मेरी जितनी भी इमोशन थे, जितने भी मैंने स्ट्रगल किया उस गाने की, उसके वर्ड्स ऐसे हैं, उसमें मैंने पूरा अपनी जान मतलब लगा दी कि ये गाना अच्छा होना चाहिए। अपने सारे इमोशंस लगा दिए थे। जी, उस गाने में सबके ऊपर है वो। वो आप अपनी माँ के लिए भी गा सकते हो, जी। अपनी वाइफ के लिए भी गा सकते हो, अपने भाई के लिए भी गा सकते हो। बहुत अच्छा गाना है वो। तो हिमेश सर ने जब आपको कॉल किया कि भाई ये वायरल हो गया है, तो तब आपको कैसा फील हुआ था? मतलब मैं ऐसा लगा था आपको? बहुत शौक कुछ थे आप? शौक क्या, मैं तो पहले इस बात से भी हैरान था कि हिमेश सर ने मुझे फ़ोन किया है। ओके। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, सपने की तरह है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और मुझे ऐसा लगा क्या पता उनकी आवाज़ निकाल के कोई मजाक कर रहा होगा। तो उन्होंने जब फ़ोन किया कि हेलो सवाई, मैं हिमेश बोल रहा हूँ। मैं सर कौन कौन हिमेश, समझा नहीं मैं। अरे हिमेश सर बोल रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड। तो मैं फ़ोन कट गया एकदम से। फ़ोन करने के बाद उनके मैनेजर का फ़ोन आया मेरे पास कि सवाई आप देखो किसका नंबर है। तो मैं देखा, सर मुझे नहीं पता किसका नंबर है, कि आपको हिमेश सर फ़ोन कर रहे हैं। उनके मैनेजर को मैं जानता था। ओके। तो फिर मुझे बिलीव हुआ कि और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा रेड में पता नहीं चलता ना, कोई ऐसे ही फ़ोन कोई कर लेता था। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना। पर प्रैंक हिमेश भी सर होता ने, है, हाँ, प्रैंक भी होता है। तो हिमेश सर ने जब मुझे फ़ोन किया हाँ तो मेरे लिए सपने की तरह था। पर मैं हिमेश सर के बारे में जितना बोलूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वेरी सपोर्टिव। यस यस, वो मेरे लिए भगवान समझ लीजिए कि एक एक मेरे को होता है ना कि डूबती नैया को पार लगाया उन्होंने। तो इंडियन आइडल के बाद में जब मैं निकला तो सब लोग तो जानते थे, मैं सेलिब्रिटी तो हो ही चुका था, सब लोग मुझे प्रोग्राम भी मिल रहे थे। पर एक होता ना कि किसी का गाना वायरल हो जाना, उस गाने की वजह से पहचान मिलना, वो हिमेश सर ने दिया मुझे।
तो मैं उनका हमेशा ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। सो उनका जो पर्सनली नेचर है वो बहुत काइंड है हाँ, सबको सपोर्ट करना। उन्होंने आपने देखा भी होगा, एक रानू मंडल है, पता नहीं कौन थी, हाँ उसको भी वो जब ऐसे कुछ भी चुग रही है वो, हाँ तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। तेरी हीर मेरी हीर या वाला तेरी मेरी गाना गाना वायरल हुआ था। तो मतलब आप ने जब ये डिसाइड किया कि आप इंडियन आइडल में जाओगे तो आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह का क्या रिएक्शन था? नहीं, फैमिली का सब दुआ कर रहे थे हम्म कि सब अच्छा हो। मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ तो धीरे 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 टीवी पे आने लग गया, तो सब लोग हमारे घर में टीवी नहीं था, ऐसे दिन थे टीवी नहीं था। मेरे मामा जी घर में टीवी थी, तो सैटरडे और संडे हमारा एपिसोड आता था, सब लोग देखते थे वहाँ पे कि अभी अपना सवाई आ रहा है, वो देखो टीवी पे आ रहा है, तो सब लोग पूरा भीड़, गांव में पूरा भीड़ हो जाता कि हाँ अभी उनको देखेंगे। तो मेरे को तो पता था कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ और मुझे सब लोग देख रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती थी वहाँ पे। पर वो टाइम बहुत अलग था कि मेरे परिवार वाले इतने हैप्पी थे, उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, और आज भी खुशी में बरकरार रखना चाहता हूँ उनके, जी क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल देखा है, उन्होंने मुझे बचपन से इतना पाला है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को खुशी और हमेशा उनका नाम रोशन करने के लिए होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वही संस्कार होने चाहिए, ना कि उनका नाम खराब करना। बिल्कुल 100%। मानते हैं कि किसी से सबसे गलती हो जाती है, हाँ इंसान गलतियों का पुतला हो जाती है गलती, पर अपनी गलती को सुधारना वो सबसे बड़ी बात है, उसको सुधारो। 100%। या किसी फील्ड में आपसे कुछ भी गलती हो जाती है, आप सिंगिंग करते हो, या सिंगिंग में भी अदब होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टेड होने चाहिए। कोई अपने से ज़्यादा कोई गा रहा है, कोई बढ़िया गा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उससे जलो, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली। अगर उससे जलना है हाँ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। क्या कर सकते हो आप, ये बताइए? वो तो गाएगा ही अच्छा, हाँ उसका क्या कर सकते हो आप? और उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान तो हमें ही होने वाला है। नुकसान अपने वाला। पर क्यों ना कि हम उससे प्यार से बात करें, बिल्कुल अगर और उनसे कुछ सीखे सीख एक्चुअली। ये तो अब जैसे आपने ये आप समझ रहे हो ना, पर हर कोई नहीं समझ पाता इस बात को। हर लोगों को ये लगता है कि शायद मैं झुकूंगा तो मैं एकदम नीचे हो जाऊंगा, या मेरा लेवल गिर जाएगा, या मेरा वो, पर उनको ये पता नहीं होता कि आप कुछ नहीं हो। ये पैसा, ये कपड़े, ये दौलत, ये गाड़ी, ये सब यहाँ पे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जब भगवान से बुलावा आता है ना, तो जो अमराज को आप ये नहीं बोल सकते कि आप पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो, वो ये बोलेगा चलो बस। तो मैं ये सारी चीज़ें, मैंने जितने भी संत हैं, संतों के साथ मैं बैठता हूँ, फ़कीर लोगों के पास बैठता हूँ, तो ये ज्ञान मुझे समझ में आता है, मुझे पता लगता है इस बारे में कि जीवन जो बना है वो सही के लिए बना है और अच्छे कर्मों के लिए बना है। अच्छे कर्म करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, और ज़रूरतमंदे की सपोर्ट करो। बिल्कुल इस दुनिया में फ्रॉड बहुत है, सब अच्छा कमा रहे, खा रहे, फिर भी वो मांगने की करते कि हमको दो, हमको दो। और जब उनके पास हाथ है, पैर है, तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है एक्चुअली। जब भी ये लोग हमारे पास आते हैं तो मैं भी यही सोचती हूँ कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर ये भी लगता है कि हाथ पैर तो है, काम क्यों नहीं कर लेते आप लोग। हाँ, बहुत लोगों, जब मैं आइडल से आया तो बहुत लोगों को मैंने ज़रूरत चीज़ें करी, उनकी हेल्प की मैंने, पर मुझे लगा कि या कुछ मेरे देने से या कुछ भी हेल्प करने से ये आगे तक आएंगे, पर अभी तक वो वहीं है। शायद कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते ये सब। नहीं करते और भूल जाते हैं। हाँ आप किसी के लिए कितना भी कर लो ना, वो उस बात को ग्रेटफुल भूल नहीं जाएंगे रहते वो। वो लोग। हम्म। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, मैंने स्कूल में गया था, ज़रूर था, पर मैंने पढ़ाई नहीं करी। ओके तो स्कूल ही मेरे लिए वो म्यूज़िक ही था। हाँ मैं स्कूल में मैं बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक बाहर स्पेन से एक फोनर थी, वो औरत थी वो, तो वो टूरिस्ट घूमने के लिए आई थी। तो जब मैं छोटा था ना, तो उसने मेरे जो स्कूल का जितना भी खर्चा वही उठा रही थी, तो उसने बोला कि मैं इसको पढ़ाऊंगी। उसने मेरी गाना सुना, तो मैं छोटा सा ही था, तो जैसलमेर की बात है ये, तो 5-6 साल की उम्र में, तो हम लोग जैसलमेर भी रह चुके थे, जैसलमेर भी रहते थे। तो मैं कमर पे पट्टा बांध के मैं डांस कर रहा था, निम्बूड़ा 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 ऐसे कर करके। तो वो 10 रुपये दे के वो मुझे चॉकलेट दिला के गोद में लेके तो बोला कि आपको स्कूल डालूंगी मैं। तो पास में मेरे घर के बाजू में ही स्कूल थी, तो वहाँ पे मेरा उन्होंने फॉर्म भरवाया कि इस लड़के को पढ़ाना आपको। मेरे को बैग दिलवाया, जूते दिलवाए, तो मेरे को अच्छा लगता था। सुबह सुबह मेरी मम्मी मुझे तैयार कर रही है, मुझे बहुत बढ़िया लगता था।
तो फिर मैं स्कूल में गया मैं, तो उन्होंने बोला कि अब ये जो भी है वो मुझे एग्ज़ाम देते थे कि ये आपको करके लेके आना है। कौन करे? उन्होंने एग्ज़ाम दिया, मैं तो बैग को मतलब घर पे रख के चला जाता था। मुझे नहीं पता कल का क्या होगा। तो 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो उन्होंने फिर मुझे डांटा हाँ। कि आप तो ये गलत कर रहे हो, आप तो पढ़ाई करने के लिए आते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ पे चले जाते हो आप। तो मैंने बोला कि सर मेरे को ना समझ में नहीं आता, ये आप जो लिखते हो ना इसको मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या लिख रहे हो, ये मुझे आप समझाओ। तो उन्होंने कहा, मेरी बात को गौर नहीं किया। तो मैंने क्या है ना, फिर स्कूल में जब होता था ना वो फंक्शन होता था गाने का, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे स्कूल में। हाँ। वो मेरी हेल्प करते थे ओके। कि हम आपको काफ़ी टाइम तक हेल्प करेंगे, उसके बाद आपको करना है सब। तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, मैं लिखता था, राइटिंग थोड़ा बहुत सही होना कि ये क्या है। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा हिंदी पढ़ने लग गया था मैं। ओके। हाँ, तो उसके बाद मैं मतलब फोर्थ के आसपास, फोर्थ क्लास के मैं पढ़ा हुआ हूँ। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में जब आइडल में गया मैं, तो उसके बाद में मेरी लाइफ में मतलब जैसे इंग्लिश का कोर्स किया मैंने। ओके। उसके बाद में जो बुक आती है हिंदी इंग्लिश की, हाँ। उसको भी पढ़ के मैंने थोड़ा सीखा। और जितने भी मेरे साथ में थे, जितने भी मेरे पार्टिसिपेट, जितने भी सिंगर थे मेरे साथ, उन सब ने मुझे धीरे धीरे गाइड किया कि ये ऐसा है। एक गूगल ट्रांसलेटर भी होता है, उसमें आप बोलोगे तो उसका आंसर भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो धीरे धीरे नई चीज़ें सीखने को मिलता है। मोबाइल, मैंने बोला ना, मोबाइल जो है वो काम के लिए बना है, बट उसको काम के अलावा बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। करते हैं वो। अब उसको नहीं बोल सकते ना आप किसी को ये बोलोगे कि मोबाइल मत चलाओ, वो उल्टा आपको ही गले पड़ेगा। बिल्कुल। वो यही बोलेगा आपको कि यार क्या हो गया, मोबाइल चला रहा हूँ मैंने क्या कर दिया आपका। पर जब उसको ये समझ में आएगा ना इस बात का कि ये हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं हाँ, बाकी ये टाइम खराब करने वाली चीज़ है ना, टाइम खराब हो ही जाता है। हो ही जा पता भी नहीं चलता कि कब 2 घंटे लग गए स्क्रॉल करते करते। सही बात है। सो ट्रैवलिंग से हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं और एक्सप्लोरेशन से क्रिएटिविटी आती है। और ट्रैवलिंग मतलब मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि ट्रैवलिंग से म्यूज़िक में कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं पड़ता। ओके। ट्रैवल में क्या, देखो ट्रैवल आप कर रहे हो पर आप चुपचाप बैठे हो और आप समझ लो सो रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। सोने का टाइम होता है, एक फिक्स टाइम है। आपको अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोइए आप। सोलो ट्रैवल किया है कभी आप? हाँ, अकेला भी मैं तो बसों में घुमा हूँ पूरी रात 3-3 दिन के सफ़र में ओह, अकेला। बाप रे। हाँ, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। बसों में जाना, ट्रेन में जहाँ पे होता है लोकल डब्बा, हाँ। उसके जहाँ पे चप्पल जूते रखते हैं नीचे, हाँ। उधर तक मैं सोया हूँ, वो टाइम देखा मैंने। ओके। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 घंटे हो या 15 घंटे हो। मुझे अगर आप ये बोलोगे कि मैं अपनी बताता हूँ कि अगर मुझे गाड़ी में सोना है, मुझे छोटा सा जगह चाहिए बस, मैं पैरों में सो जाऊँगा, मुझे नींद आना चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मैंने वो टाइम देखा, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ। वहीं से आए हैं हम एक्चुअली। मैंने ये सब देखा है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब भी मैं ऐसे ही था, हाँ। और जब है तब भी मुझे ऐसे रहना है। हाँ, बिल्कुल है। और अगर मेरे पास पैसे है या गाड़ी है या बंगला है, कुछ भी है, मुझे दिखावट करके मुझे मिलेगा क्या? ना तो मैं किसी को दे सकता हूँ, हाँ, ना बात है। ना मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि चलो ये गाड़ी तुम ले जाओ या बंगला तुम ले जाओ। वो मेरे काम आए, मेरे परिवार के लिए काम आने वाला है, पर मैं दुनिया को शो ऑफ क्यों करूँ? बिल्कुल। मेरा काम नहीं है ऐसा। भगवान ने मुझे भेजा है मकसद के लिए, अच्छा करने के लिए भेजा है, अच्छे म्यूज़िक को, फ़न को आगे पहुँचाने के लिए भेजा है। तो वो मेरा टारगेट है कि मैं अपनी म्यूज़िक को, अपनी आवाज़ को लोगों में ये फैलाऊँ कि एक एक हिंदुस्तान में भी, जैसे लोग पाकिस्तान में आज नुसरत साहब को बहुत प्यार करते हैं, हाँ। और भी सिंगर्स बहुत हैं, उनको सबको प्यार मिलता है, और इंडिया के सिंगर को भी इतना प्यार मिलता है। तो हमें ये देख के ये ज़रूर करना चाहिए कि एक सिंगर से प्रेरणा मिलती है हमको कि कोई सिंगर कितना स्ट्रगल। अरिजीत सिंह ऑडिशन में गया था, उनको निकाल दिया था, उनको रिजेक्ट किया था। विशाल मिश्रा जी को निकाल दिया था, हाँ, जुबिन नौटियाल, उनको भी निकाल दिया। आज देख लो आप, वही बिल्कुल। सिंगर्स हिट है। और अरिजीत सिंह को सारे वर्ल्ड में प्यार मिलता है बहुत। ना। आज वही सवाई बात है जो सब लोग ये बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये गांव-गांव में मांगने वाला है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आज वही सवाई बात सबके दिलों पे राज कर रहा है। वो इसलिए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने आज तक बस अच्छा ही सोचा है सबका, और अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, और सबके लिए सोचना, अच्छा सोचना मेरा धर्म है।
जब मैं अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता हूँ ना, तो मेरे को बुरा करने की कोई इजाज़त नहीं है। सही बात है। ये लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है। आप काफ़ी लोग ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सिंगर की लाइफ में, जैसे कोई बोलते हैं अरे आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो बड़े बड़े जो कोई अच्छे अच्छे गाने वाले होते हैं, जो बढ़िया गाने वाले होते हैं, वो नशे में डूब जाते हैं। हाँ। वो अलग दुनिया में चले जाते हैं। हाँ। कोई दारू पी के गा रहा है स्टेज पे, कोई गांजा पी के गा रहा है, और काफ़ी चीज़ें होती है ऐसी, यस यस। कुछ करके गा रहा है। तो इन चीज़ों का क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि सबकी लाइफ में एक पार्ट होता है। हाँ। हाँ। आपके जीवन में कुछ ना कुछ पार्ट होता है, या तो आप समझ लो कि लाइफ में जब इंसान अगर सभी अच्छा कर्म करता रहेगा, तो बुरे कर्म तो उसको अपना भी हो जाएंगे, उसके संगत ही करवा देगी। हाँ हाँ करवा देंगी। आप जब अच्छाई की तरफ जाते हो ना, तो बुराई खींचती है आपको, बिल्कुल। है ना। आप कोई अच्छी जगह जा रहे हो, जैसे आपने कभी ये नोटिस किया कि आप जैसे आपका 5 करोड़ का काम कल होने वाला है, और उससे पहले आपको एकदम बुरी खबर मिल जाती है, ऐसा कभी कभी होता है। हाँ। फिर आप इतने डिप्रेशन में आ जाते हो कि यार जाने दो, आप पहुंच ही नहीं पाते हो वहाँ पे। और कहाँ पे आपकी मीटिंग फिक्स हुई है, वहाँ आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, तो ये क्यों? ये इसलिए है कि वो भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, वो सब वो तय करने वाला वो है। सही बात। तो काफ़ी लोग जो ये करते हैं ना कि ड्रिंक्स पीना है या गांजा पीना है या कुछ भी करना है, और मैं ये मानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी रखना चाहिए। बिल्कुल। और आपको अब सब दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि किसी से पाप नहीं हुआ हो या किसी से कुछ नहीं गलती हो जाती है, हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, और उस गलती को सुधार देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कभी गलती नहीं हुई, मेरे से भी बहुत गलती हुई है। जब मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे थे कि जब मैं आइडल में नहीं गया था, उससे पहले काफ़ी जगह ऐसे भी था कि कभी शादी होती थी, कभी पार्टीज होती थी, तो कभी रेड बुल, कभी बियर, नॉर्मल कभी ट्राई तो किया ही है हमने। पर उसमें ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करना है जी। आपका मन तो बहुत करेगा, पर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको सही मार्ग क्या लगता है। हाँ। आपकी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है कि चलो आपने किया, कोई बात नहीं, पर अब आपको नहीं करना है। जब आपको समझ है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, एक्चुअली यही बात हो गई ना कि सही रास्ते पे हमें जाना पड़ता है, गलत पे हम अपने आप चले जाते हैं। और आप नहीं भी जाते हो तो ऐसे लोग भी बहुत है जो आपको डाल देंगे। हाँ बहुत है। वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं है, कभी कभी तो ये अपने ही होता है ना। हाँ। तो सारी चीज़ें मतलब सिंगर की लाइफ में ऐसे बहुत होता है। काफ़ी लोग मेरे को भी काफ़ी लोग बोलते थे, सवाई भाई आप बहुत अच्छा गाते हो यार, आप दारू पिया करो। मैं बोला क्यों, दारू पीने से क्या होता है? कि बहुत अच्छी आवाज़ होती है, अच्छे कलाकार भी पीते थे, आपको नहीं पता है, आप बहुत अच्छा गाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छा ही, मेरे मन की जो आत्मा है ना, वो ये बोलती है कि अगर दारू इतनी अच्छी है, तो आप अपने परिवार को क्यों नहीं पिलाते हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दारू इतनी अच्छी आप मुझे शो कर रहे हो, तो आपके घर में पूरा परिवार है, उनको पिलाइए, सही बात है यार, बिल्कुल सही। वो भी अच्छे हो जाएंगे। सही बात है। मतलब लोग ऐसे भी बोलते हैं कि गांजा पी के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग, फिर कंपोजिशंस काफ़ी अच्छे बाहर निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, सब करते हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सब करते हैं, पर सबकी प्राइवेसी होनी चाहिए और लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से पार नहीं, लिमिट होनी चाहिए। आपने कभी कभी किया, मानते हैं कि आपने कभी कभी किया, ठीक है, एक दिन हो गया, महीने में दो महीने में 3 बार हो गया, और उसको कंटिन्यू करना आपके शरीर के लिए गलत है। सही बात है। आपके शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ। आप जिस गले से गा रहे हो, वहाँ पे सरस्वती माता का आशीर्वाद है, उस गले पे कितना इफेक्ट पड़ता है, गला खराब हो जाएगा आपका। एक हमारे राजस्थान का एक लड़का था अजमत हुसैन, जो कि वो छोटा सा, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि, और उसका इंटरव्यू देखना आप, इंडियन आइडल में उसने खुद ने बोला है, उसको काफ़ी लोगों ने नशे में घुसा दिया कि आप ये करो, अब वो उसका गला आज देखोगे तो मतलब भारी सा गला हो गया उसका। पर वो अजमत जब छोटा था ना, मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं पहुंच नहीं पा रहा उसकी आवाज़ की, इतनी रेंज उसके ऊपर थी। और सबने मिलके बिगाड़ दिया उसकी आवाज़ को। यार देखो, मैंने क्या बोला कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो फूल की तरह होता है, उसके अंदर इमोशन बहुत होते हैं, पर आप उसके इमोशन के साथ मत खेलिए। सही बात है, मेरे को गूज बम्स आ गए। आर्टिस्ट के साथ कभी मत खेलिए, आप उसकी फीलिंग्स के साथ कभी खेलना ही नहीं चाहिए। आपने मुझे बोला कि सवाई जी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपने मुझे बोला कि आप आइए यहाँ पे करते हैं,
इंटरव्यू करते। मेरा शौक था कि मैं अपनी जो बातें हैं ना वो शेयर करूं किसी के साथ, तो वो बातें मेरी दुनिया तक पहुंचे जी। अगर मैं अकेला लाइव आके सबको ऐसे बोलता रहूंगा ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे हाँ बिल्कुल। कि ये नहीं ऐसे ही कर रहा है। या गुजरात हो या पंजाब हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सब जगह लोग ये समझते हैं कि ये अपनी पब्लिसिटी चाह रहा है, हाँ। ये अपने आप को फेमस होने का चक्कर है। पर मैं तो ऑलरेडी फेमस हूँ, हाँ और क्या, मुझे फेमस क्या होना है? बस बातें लोगों तक पहुंचानी है, किसी से बात करनी है, शेयर करनी है। बस यही है। तो मैं जितने भी है ना जो सिंगर है, जो मेरे भाई है, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि नशे से दूर हो जाइए। आपकी लाइफ में नशा है तो आप, मेरा ये मानना है कि नशे में आधे कलाकार तो एक्सपायर हो गए। सही बात है। दारू पी पी के और नॉन वेज खा खा के घर बर्बाद करना अपना, ये खराब है। किसी समय में ऐसा होता था कि हम लोगों को ये समझ नहीं थी, मेरे को भी समझ नहीं थी, पर जब समझ हुई ना, जब अच्छे अच्छे साधु संतों के साथ बैठा, जब समझ ली ना मैंने, तो इतना हो गया कि मतलब जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना तो मुझे उल्टी सी होने लग जाती है कि मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर में अलाउड नहीं है। नॉनवेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? नॉनवेज के बारे में ये ख्याल है मेरा, ये ऐसी चीज़ें खाओगे वैसे ही आपका दिमाग हो जाएगा। हाँ, ये भी ये सच्चाई है। तामसिक हो जाता है ना। हाँ, तामसिक हो जाता फिर आप अगर लड़ाई झगड़ा, फिर गुस्से वाला दिमाग, फिर घूमना, ये किसी से भी ऐसे रखना, है। और आप जैसे हरी सब्जी खाएंगे हाँ। और बढ़िया फ्रूट्स खाएंगे तो आपका, आप सुबह देखो कितने सारे जो जिम करते हैं, है ना, सब लोग खाते हैं, नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, पर आपने कभी देखा है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनका माइंड आपने देखा कभी? उनके चेहरे पे कितनी रौनक रहती है पता? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। मैं बहुत अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि मैं नॉनवेज के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ। मतलब इस बात पे मैं बहुत सारी डिबेट कर सकती हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमसे कभी गलती नहीं हुई, हमसे भी गलती हुई है, पर जब समझ में आया ना, जब हमने कान पकड़ के माफ़ी मांग ली भगवान से कि माफ़ कीजिए हमें, अभी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, वो दिन और आज का दिन है। तो जब 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, मेरी लाइफ में भी ऐसे मोड़ बहुत आए जो लोगों ने मुझे एकदम गलत राह पे चलाने की कोशिश की, तो मतलब मैं चला जाता पर मैं बच गया। मैं बच गया इसलिए कि मेरे को माँ शुक्र है और माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो जब 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं हरिद्वार में गया, वहाँ पे कैलाश गिरी जी महाराज हैं, तो उन्होंने मुझे गोल्ड की माला दी। ओके। और 3.5 लाख रुपए की माला थी। अब मैं उसका मोल नहीं लगा सकता कि वो कितने की थी, पर पूरे गोल्ड में थी। ओके। और वो 35 साल से किसी को नहीं दी उन्होंने, वो खाली मुझे ही दी। ओके। पता नहीं, और मैंने मन में ये सोचा था कि अगर प्रभु आपके दरबार पे आया हूँ यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही गया था आशीर्वाद लेने के लिए, पर उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दे दिया मुझे कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको, ये आशीर्वाद है। तो वो आशीर्वाद इतना चल रहा है कि जहाँ भी जाता हूँ लोगों का प्यार मिलता है, लोगों को मैं समझाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बीता हुआ है। अपने आप पे बीतती है जब हम किसी को समझा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हुआ नहीं है कुछ गलत, सबके साथ सिचुएशन ऐसे आ जाती है। कोई परिवार से दुखी है, कोई पैसों से दुखी है, कोई किस चीज़ से दुखी है, पर दुखी से मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो। ये भी मैंने सीखा है, मैं अच्छे लोगों से सीखा है, अच्छे संतों से यही बातें सीखी है कि आप, अगर आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको मरना है, पर मरने से क्या होगा, उसका कोई हल है? कोई नहीं, उल्टा हमारे अपने दुखी हो जाएंगे उसकी वजह से, और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। वही तो। आप सबसे पहले आप ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे हो सकता है, वही है। और जो भी है, नॉनवेज हो, दारू हो, कुछ भी नशा हो, मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे अपने आप को सही रखिए। जो भी आर्टिस्ट, अगर इस वीडियो को आर्टिस्ट देखेंगे, जितने भी कलाकार देखेंगे, उन सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हर चीज़ नशा होता है, ऐसी बात नहीं कि मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप इसको धीरे धीरे छोड़िए, एकदम से नहीं छूट पाता है। आप धीरे धीरे छोड़िए और अपनी लाइफ में अच्छे रहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनी है जो आप उसको, आप बियर पीते हो उसकी जगह एक बढ़िया जूस पीजिए, जी है ना, सही बात एप्पल का जूस पीजिए बढ़िया, हाँ, फ्रूट जूस भी, बनाना शेक पीजिए, सही बात है। ठीक है। और आप नॉनवेज खाते हो उसकी जगह पनीर खाइए, बहुत सही लगता है ना, पनीर खाइए, बढ़िया बढ़िया सब्जी, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी खाइए आप, पर उस चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा ना।
सबको ये लगता है कि नॉन वेज खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, हाँ नॉन बॉडी वेज बॉडी बन खाएंगे तो जाएगी। बॉडी बन जाएगी। पर ये पता नहीं तुम किसी जीव को मार के खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी फिर बनेगी, तुम्हें कोई मार के खाएगा तो। कलयुग है, लोग लोग को खाते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ कलयुग, हाँ अभी तो बाकी है, अभी तो क्या क्या होता है आप देखते जाओ। एक आर्टिस्ट के तौर पे रिलीजियन के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? तो धर्म के ऊपर मेरा ये कहना है कि देखो, ये हम सब कोई काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये वो है, ये जात का है, इसको नहीं बिठाएंगे, ये इस जात का है। हाँ तो मेरे नज़र में ये है कि सबसे बड़ा जो ये जात-पात जो बनाई है ना, वो इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने जब अपने मन में ये नहीं रखता है कि भगवान था, भगवान कृष्ण जी, और सुदामा कौन था? हाँ दोस्त था। हाँ पर दोस्त था, भगवान ने जब ये नहीं सोचा कि ये सुदामा मेरा मेरा दोस्त है, मैं तो भगवान हूँ हाँ और मेरा दोस्त सुदामा है हाँ सही बात है ना। वो जब भगवान ने भेदभाव नहीं रखा तो हम क्यों रखे? सही बात है। किस लिए रखे? क्या कारण है? मतलब आप सब जितना लोग इक्वल है। कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में ले लो या कहीं पे भी ले लो, वो हम लोग आपस में, जैसे अब मेरे साथ में भी मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं, हाँ जो ढोलक वाला इलियास भाई है मेरा, जी वो मेरे साथ रहता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, कि हमारे बीच में मैं उससे काट करूँ या मैं उसके लिए गलत सोचूं। सही है तो इंसान ही ना, सही बात है। वो है इंसान, उसका दिल साफ है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, हाँ तो मैं उसका बुरा क्यों सोचूं? बिल्कुल सही बात है। आखिर में तो वो इंसान ही है ना, वो किसी भी कम्युनिटी उसके पास जो काम है हाँ वो किसी और के पास नहीं है। हाँ वो इतनी अच्छी ढोलक बजाता है, इतना म्यूजिक में आगे है, सब उसको नॉलेज है, तो मुझे ऐसा आर्टिस्ट चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? सही बात है। तो मैं क्यों देखूं फिर कि ये कौन सी जाति का है? मुझे नहीं देखना ना, मुझे दुनिया से फर्क पड़ता ही नहीं, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। सही है। दुनिया तो हजारों कलाकारों के बारे में बोलती है, एक्टर्स के बारे में बोलती है, तो मैं कौन सा ऐसे दुनिया में एक फिश हूँ जो मुझे सुना के बोलने तो कोई दिक्कत नहीं। लोग भगवान को गाली निकालते हैं, भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, भगवान तेरे 11 रुपये चढ़ा दूंगा, 51 रुपये चढ़ा दूंगा, तू मेरा काम बना दे। तो भगवान मतलब तो 11 रुपये से मानेगा? भगवान 51 रुपये से भगवान मान जाएगा? मतलब तू 51 रुपये चढ़ा रहा है भगवान को। बहुत फनी है ना ये चीज। 11 रुपए सोचो आप, रुपए साइकोलॉजी देखो ना इंसान की। दरगाह पे जाते तो भैया एक पैकेट देना, ये अरे तो मतलब तुम 51 रुपये देके या 50,000 रुपये देके तुम ये दर्शन चाह रहे हो कि मेरे को VIP दर्शन हो जाए। हाँ चलो ठीक है, हो गए दर्शन। अब और जो आस्था लेके जो पैदल आ रहा है बेचारा, रोड पे रगड़ता रगड़ता आ रहा है, उसको कोई नहीं सुन रहा। सही बात। उसको ये नहीं बोल रहे लोग, भैया आप खड़े हो, आपको हम अच्छे से ले जाते, आइए अंदर दर्शन करवाते। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा माइंड क्यों नहीं है सबका? अगर ऐसा माइंड होता ना सबका तो ये दुनिया ही अलग होती, बहुत अलग होती, जन्नत होती है अगर ये ऐसा होता तो। अभी बिना स्वार्थ कोई किसी से प्यार नहीं करता, बिल्कुल ये सच्चाई है। बहुत सही। किसी ना किसी छोटा भी स्वार्थ होगा ना, वो है स्वार्थ। मैं वैसे बड़े गुलाम अली खान साहब, मैं क्लासिकल सुनना मुझे पसंद है, और गज़ल के बादशाह गुलाम अली खान साहब, मैं गज़ल बहुत सुनता हूँ, ठुमरी सुनता हूँ अजय चक्रवर्ती जी को, और लता जी को मैं सुनता हूँ, उस्ताद नुसरत अली खान साहब को सुनता हूँ। तो जितने भी मेरे आइडल हैं तो उन सबको मैं सुनता हूँ। और उनमें से आपको गाना क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? किस जॉनरा का गाना आपको पसंद है? मैं ज़्यादा तो गज़ल पसंद करता हूँ हाँ और सूफ़ी। ओके, हम लास्ट में लेंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाएंगे आपको, आए तो सुनाएंगे आपको ज़रूर। बिल्कुल जी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि म्यूज़िक और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है कि नहीं? मेरा ये मानना है कि देखिए, पहले तो आपने कम्युनिटी का पूछा, तो कम्युनिटी पे मेरा सवाल ये है कि अपने आप को देखो आप जी कि आप कौन हो। हाँ, आप ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गया। तो कम्युनिटी का यही है कि देखो, मैं कम्युनिटी पे तो यही बात कहना चाहूँगा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका दिल एक है, खून एक है। भगवान का ये नहीं है कि मज़हब अलग अलग है, अल्लाह भगवान सब एक है। साईं बाबा को सब मानते हैं जी, मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। हमारे वहाँ पे राजस्थान में रुनिजा है, रामदेव राय, वहाँ पे राम साहब पीर भी बोलते हैं और रामदेव बाबा भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जाते हैं लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब परिवार ही है, जी हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग नहीं है। ये तो लोगों ने बना दिया ऐसा कि हिंदू है। मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ खुद,
ओके। मैं 3-4 बार पाकिस्तान जाके आया हूँ, लाहौर आपका प्रोग्राम करके आया एक्सपीरियंस हूँ। कैसा रहा वहाँ पे? ये आप अपने जो इंडिया में दिल्ली है, हाँ। दिल्ली को देख लो और पाकिस्तान को देख लो, सेम ही है, ओके। सेम ही वैसा ही है। तो अब जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं। ओके। और 8 साल की उम्र में मैं चला गया था। ओह! हाँ, तो मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा भी लगा हुआ है। तो वहाँ का जो टूरिस्ट था वो यहाँ पे राजस्थान आया हुआ था, उसमें अलाउड था जाना। अच्छा। तो वो टूरिस्ट मेरे को देखा उसने, हुँ। नाचते गाते हुए सुना। तो फैज़ान पीरज़ादा नाम था उनका, उस्मान पीरज़ादा और फैज़ान पीरज़ादा। ओके। तो उन्होंने मुझे सुना ना, जब कि छोटा बच्चा गा रहा है, तो उन्होंने मेरे दादाजी को बोला कि आपको पाकिस्तान आ रहा। तो हम तो पहले डर गए, मेरे दादाजी डर गए कि पाकिस्तान क्यों बुला रहा है पता नहीं। पर हमारे उन्होंने टिकट बनवाई, फिर सेफ से हमारे साथ में बॉडीगार्ड्स वगैरह भी लगवाए कि इनको आप लेके आओ। तो जब मेरा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, मैंने गाना सुनाया वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सुनो कि मैं हनुमान चालीसा सुना रहा हूँ वाह! और वो सुन रहे हैं। ओह माय गॉड! ये कुछ अलग है। हाँ, और वो अच्छा लग रहा है उनको कि हाँ फिर सुनाओ, ओह माय गॉड! हनुमान का सुनाओ, ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी का मैं आपको सुनाता हूँ। वाओ! तो उस समय सुबह सुबह एक म्यूजिक चलता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वो मुझे याद था थोड़ा थोड़ा लाइन, तो मैं वो पसंद था उनको कि अब यार ये सुनाया करो प्रोग्राम में। मैं बोला ठीक है, सुनाऊंगा आपको। वहाँ पे पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के बाद में मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पे जब यार मेरे को ऐसा कुछ बोला ही नहीं किसी ने, ना तो झगड़ा किया। मेरे को तो लोग इतना प्यार कर रहे थे, मेरे को कपड़े दिला रहे थे, चॉकलेट दिला रहे थे कि यार आप इंडिया से हो, अरे वाह क्या बात है। पर जो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऐसा हो सकता है कि जो लोग अलग थिंकिंग होती है वो कर रहे हैं ये सब चीज़ें। हम तो आर्टिस्ट है, हमारे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही है, सही बात है। और हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस भी एक ही है। बिल्कुल। कोई आर्टिस्ट के लिए मुझे कोई बोल देगा कांग्रेस में प्रोग्राम करना है और बीजेपी में नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मेरे को गाना गाना है, मेरे को परिवार चलाना है। हाँ। आप तो आपकी है ना आपस में, तो हाँ। भाई आप तो, आपके पास तो अरबों खरबों का एक वो है, बिल्कुल। आप तो किसी भी सिंगर को ये बुला सकते हो। पर मेरे को तो एक चांस मिलता है, उसी में ही मैं आप ये बोल दो कि घर पे बैठ जाऊंगा मैं तो। जी। आपका करूंगा तो वो नाराज और उनका करूंगा तो आप नाराज। हाँ। और मैं तो दोनों को खुश रखना चाहता हूँ। हाँ, सही बात है। मुझे दोनों ही बुलाओ आप, एक दिन उसके प्रोग्राम कर देंगे, एक दिन आपके प्रोग्राम कर देंगे। तो वो होना चाहिए कि आर्टिस्ट के ऊपर मेहरबानी रखो आप। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, जितने भी पॉलिटिक जो जुड़े हुए हैं जिन चीज़ों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मोदी साहब से भी यही कहना चाहूँगा मैं कि हमारे कलाकारों के ऊपर आशीर्वाद रखो आप। सही बात है। जितने भी कलाकार हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके लिए सहायता कीजिए और उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए कि वो आगे तक अपना बढ़िया कर सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे वापस आती हूँ। मेडिटेशन से म्यूजिक हो, मतलब लाइक म्यूजिक से मेडिटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो उसके म्यूजिक बारे एक में साधना है, हाँ जो म्यूजिक है वो एक साधना है। बिल्कुल। तो आपने कभी देखा ना कि कोई जब ये ऐसे योगा करते हैं तो उसमें एक म्यूजिक लगाते हैं, हाँ ओम, ऐसा हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो ओम के अंदर ही वो पावर है। सब है, सब है। हाँ, हम्म पावर है। हम्म तो ये समझ लीजिए कि मतलब उस ओम के अंदर इतना पावर है कि वो मतलब ऐसा आप गुनगुनाओगे तो उसमें बस आपको डूबना है, आंखें बंद करके उसमें डूबना है आपको, बस खाली कि आप अपने आप को, क्या आप समझो, पहले अपनी आत्मा को समझो। उस भगवान से अगर आपको कनेक्टेड होना है ना, उसके लिए आपके आत्मा के अंदर ना तो कोई पाप होना चाहिए उस समय, ना कोई गलत थॉट चलना चाहिए, ना कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव सोचो आप। बस ये सोचो कि परमात्मा, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और आप मुझे दर्शन दीजिए, अच्छा मार्ग बताइए मुझे, और आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये बोलने का ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि मैं भगवान, मैं तेरे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा शाम को, या 11 रुपये नारियल चढ़ा दूंगा, और पर आपको लगता है भगवान वो नारियल खा लेगा? बिल्कुल नहीं है वो, मतलब ही नहीं है उस बात का कुछ। ये भगवान शाम को ये कर दूंगा, शाम को तुम्हारे नाम से। अरे तो भगवान ने ये बोला है कि तुम दूसरों की हेल्प करो, बिल्कुल। सपोर्ट करो, ज़रूरत बंदे उनकी हेल्प करो जो ज़रूरत है, जिनको हाँ जिनके एक टाइम का खाना बन रहा है, नहीं बन रहा, उन लोगों की हेल्प करो, तो समझ में आता है। अब किसी को आप ये दे रहे हो कि भाई दारू पीना के ले, भाई 100 रुपये ले जा, दारू पी ले, तो इतना कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। ये तो पाप है, फिर आप उसको जहर पिला रहे हो। जी। तो उन चीज़ों से ध्यान रखना ज़रूरी है, इंसान को बहुत चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसी भी चीज़ें होती है कि आप अपनी लाइफ का शौक
सबका हक है कि आप फ्री माइंड रहो, हाँ कि बिल्कुल। आपके दोस्त भी अच्छे रहें, आपकी लाइफ में आपको समझने वाला भी कोई मिले, है ना। आप हर चीज़ अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल। माँ बाप से या भाई से, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते कि हम्म। मेरे को ये प्रॉब्लम है। हाँ एक होता है, सबका एक प्राइवेसी होती है, मेरा भी ऐसा ही है। पर आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर है आपका, या तो बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड है, या आपका क्लोज दोस्त है, पर उसको इतना समझ होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में कभी भी गलत ना करे। बस वो आपका अच्छा दोस्त है, या अच्छा बॉयफ्रेंड है, या आपका अच्छा मतलब जीवन साथी बनना चाहता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा पहले कि ये कौन है, इसकी आदत क्या है। वो आपको अच्छी तरह से पहचान ले, आपके गुस्से को भी, आपके नाराज़गी को भी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। पर वो आप उसको सोचते हो अच्छा दोस्त, और उसके दिमाग में ये चल रहा है अलग थॉट्स कि अरे नहीं, तो वो फिर गलत हो जाती है। लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज। लड़कियाँ जितने भी देख रही हैं उन सबके लिए ये कि हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, भरोसा मत करो, हाँ ठीक है। अच्छे लोग हैं तो बुरे भी लोग मिलेंगे, बिल्कुल है। है ना। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे लोग हैं, हम्म। अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी है जो कुछ बातें करके या कुछ करके अरे आपको वहाँ पहुँचा देंगे हम, अरे आपको वहाँ कर देंगे हम, आपको वैसे कर देंगे, है ना। ये चीज़ करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ करना पड़ेगा। पर क्या करे फिर, जी किसी से बेचारी की लड़की की गलती भी हो जाती है, क्या करे, उसको बातों में उलझा देते हैं, हाँ है ना। मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ, और फिर उसका काम भी नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। मुंबई में तो ये चीज ज्यादा होती है यार। अब होती है मुंबई में, देखो अब मुंबई के बारे में मैं क्या बोलूँ भाई। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारी चीज़ें जानते हैं कि वहाँ पे किसी सिंगर से गवा रहे तो उस सिंगर को नहीं लेंगे, किसी और सिंगर से गवा देंगे, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। तो ये लड़कियों के बारे में तो ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है हाँ बिल्कुल पता है ना। और इस इंडस्ट्री में रह के तो बहुत कुछ पता है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, लड़की को भी लड़के की तरह ही रहना चाहिए। ओके हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पैर में जूता है ना, तो 100 बार अगले वाला सोचेगा कि बोल मत देना, ये मारेगा नहीं तो ये मारेगी। वही अगले वाला ये सोचना चाहिए कि यार ये उसको छेड़ना ही नहीं है। सही बात है। और जब आप खुद ऐसे रहोगे ना गलत, तो फिर वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और आपकी इच्छा होनी चाहिए कि ये आपके लायक है कि नहीं। जी जैसे अभी आपके साथ कोई भी आपके टीम में कोई काम कर रहा है, हाँ तो आपको इतना तो पता होगा कि ये लाइफ टाइम तक मेरे साथ चल सकता है। जी 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 आप विश्वास कर लोगे, आंखें बंद करके विश्वास कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको कभी भी नाराज नहीं करोगे, या उसकी बात को कभी इग्नोर नहीं करोगे। सही बात है। पर आप हर किसी पे विश्वास मत करो, बिल्कुल। हर किसी पे। हर कोई आपका होता है तो वो आपको पहले ही सपोर्ट कर देता है फिर। सर ऑलरेडी मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज है और आप बढ़ा रहे हो अभी। मैं तो बात कह रहा हूँ, देखो मैं बात कह रहा हूँ, मेरी बात का अदरवाइज मत ले जाओ। मैं बात कह रहा हूँ कि सबकी लाइफ में मोड़ आता है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आपको वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे, एग्रीमेंट साइन करो, वो करो, फलाना करो। मैं सारी चीज़ों से निकल के अब इतना सुखी हूँ कि भगवान मेरे को तूने सिंगर तो बनाया है, आवाज़ दी है, बस मैं ऐसे कर सकूँ कि बस गाना गाऊँ, पेमेंट लिए अपने परिवार को पाल सकूँ, वो परिवार के लिए अच्छा कर सकूँ, और समाज में समाज सेवा कर सकूँ, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकूँ। इतना मुझे आपने बना दो, और मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे दो, और सब लोग मुझसे प्यार करें, और आपके चरणों में रहूँ बस मैं हमेशा। बस मुझे ये आप कर दीजिए मेरे लिए। पर ये कभी नहीं बोल सकता मैं कि भगवान मुझे ये पसंद है, या ये लड़की मुझे पसंद है, या मुझे ये दारू पीनी है, आप मुझे दिलवा दो। मैं भगवान को गंदी चीज़ों के लिए भगवान को बोलूँगा, मतलब बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा नहीं हो ये भी सकता। करते हैं यार। हाँ, और अब तो ब्लैक मैजिक का और चल गया, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। किसी को उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बारे में? मैं बताता हूँ, मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे साथ तो हुआ है आप ऐसे। क्या? हाँ, मेरे साथ तो ओह माय गॉड, जब मैं सिंगिंग कर रहा था, इंडियन आइडल से पहले की बात है। पहले की बात है? तो ओह मतलब सिंगर में काफ़ी सर्च करोगे ना, तो काफ़ी सिंगरों के साथ ऐसा हुआ है। ओके। किसी ने मुझे पान में मिला के खिला दिया था। तो हम लोग राजस्थान में कोई जगह थी, वहाँ प्रोग्राम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो मैं अपने पापा के साथ गया था, मेरे पापा वॉशरूम चले गए थे वॉशरूम करने के लिए। तो मैं पीछे से मैं गाना गा रहा था, भजन गा रहा था, तो किसी ने मुझे बोला कि खा लो, और उसके मेरे पापा की नहीं बनती थी, तो उसने बोला खा लो। ओके। तो मैंने बोला ठीक है अंकल जी, खा लूँगा मैं। खाया मैं, तो मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी हो गई, ओह माय गॉड। खून की उल्टी हो गई मुझे। खून की उल्टी हो गई तो फिर सब इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, और उसके 2 दिन बाद की बात मुझे थोड़ा सा नॉर्मल महसूस हुआ, क्या नॉर्मल है। फिर मेरा गला नहीं चल रहा, गला बिल्कुल नहीं चल रहा मेरा,
गला पूरा बैठ गया जैसे किसी ने पकड़ लिया है। उसके बाद में काफ़ी मेरी मम्मी दुआएं करती है, माँ तो करती है, हाँ और मेरी मम्मी ने काफ़ी पूजा करी। और सब जैसे कि हमारे में कन्या होती है, छोटी छोटी लड़कियां होती है, उन सबको जिमाना, हाँ वो सब ने हमने किया। क्योंकि देवी देवी के बच्चे होते हैं, वो देवी का ही रूप है। जी जो लड़की होती है नवरात्र में भी हाँ हाँ हम छोटे बच्चों को जिमाते हैं। तो मेरी मम्मी ने सबको खाना खिलाया। तो उस दुआ का असर है, वो जो दुआ मिली मुझे, उस दुआ का असर है, और आज उस दुआ से मेरा काम चल रहा है। वाओ। मतलब उसके बाद कोई एक्सपीरियंस हुआ ऐसा ब्लैक अभी तो मैजिक वाला? अभी तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ ना, तो मैं कहीं खाता हूँ ना पीता पीता, हूँ। हाँ मुझे ट्रस्ट खाली उसी लोगों पे होता है जो मेरे साथ अच्छे रहते हैं, हाँ सही बात है। जो मेरे साथ अभी कंटिन्यू रह रहे हैं। जैसे मदन जी हाँ है ना, इलियास भाई है, गौरव जी है, मेरे साथ रहते हैं। अभी 2-3 लोग ही है, इतना कोई है नहीं। मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी था वो सब हटा दिया मैंने। ओह और जो मेरे बुरे वक्त में मेरा जो साथ दिया ना जिन्होंने, वो मेरे साथ है अभी भी। और जो मेरा बुरा करना चाहे ना, उनको सबको साइड कर दिया मैंने। तो मेरी लाइफ में ये 3 बंदे अभी है जो मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो इनके हाथ से कुछ भी खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, तो मुझे ट्रस्ट है कि ये कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। मतलब दोस्त मैं बहुत हूँ कम तो है। ये है। हाँ जी 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 अगर मैं सिंगिंग करूंगा जब तो वो, या तो गाड़ी रहेंगे वो, जब तो उनको दे पाऊंगा मैं पैसे। बिल्कुल। अगर मेरा बुरा करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा, पर भगवान तो देख रहा है ना। हाँ सही बात है। तुमने आज मेरे साथ किया तो कल के तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। हाँ सही बात है। पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करना है, उनको हमेशा अच्छा करना है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस हो रखा है। हाँ, मुझे पूछता, देखो मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ें बोली कि बेटा अगर आप किसी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करते हो ना, तो आपको गिराने के लिए लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें करते ट्राई हैं। करते हैं हाँ। ब्लैक मैजिक हो गया, आपको लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कोई प्रेशर हो गया। और आजकल तो ऐसा भी है कि अगर आप अच्छे चल रहे हो, आप उस चीज़ पे नहीं हो, तो आप कोई वो जासूस भेजेगा आकर्षित करने के लिए। हाँ ये भी और है। ओ माय गॉड, बहुत डीप है भाई ये तो। ये मेरे जैसे क्या होता ना, एक लड़का था, मैं बहुत टाइम पहले की बात है, इंडियन आइडल की बात है। कोई लड़का था, हाँ कोई लड़का था, वो मुझे नहीं पता उसको किसने भेजा। हाँ और वो मेरा पैर पकड़ रहा था और बोल रहा था भैया मुझे आपके साथ रखो, वो करो। मैंने रखा। रखने के बाद में वो ऑलवेज क्या करता था, मुझे नहीं पता पानी में क्या मिलाता था वो। तो मैं, मुझे ट्रस्ट हो गया कि ठीक है पानी में पी लो। जब मुझे ये महसूस हुआ ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, उस दिन के बाद में मैंने ये सोच लिया कि चाहे कोई भी हो, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। उस आदमी का ट्रस्ट करना है कि जो मेरी तरह गरीबी से उठ रहा है, मेरी तरह वो समझ रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके दिल में पाप है ही नहीं। वो इंसान देख के पता लग जाता है। बिल्कुल। और आप मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे हो, आपके मन में भी ऐसा समझ लो कि आपको किसी ने बोला होगा कि आप ये खिला दो, ये पिला दो। अब मुझ में तो अनजान आदमी हूँ, मैं तो आपके हाथ से कुछ भी खा लूंगा, पी लूंगा, पर मुझे क्या पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसी जगह हो जाता है। वो वही लोग करते हैं जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। ये ट्रस्ट वो खराब करते हैं। जी। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके लाइफ में भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। खाना पीना हर जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लड़की हो। हाँ, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, तो काफ़ी जगह ये चीज़ों का ध्यान रखें आप। खाना पीने का, कहीं बाहर भी घूमना नहीं चाहिए। टाइम का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना। और अपना काम का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें मेहनत कीजिए आप। जी। सो म्यूजिक जो है वो रूह के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी। तो हमारे हर जन्म में म्यूजिक साथ साथ आता है, रूह से जुड़ा होता है। सो आप अगर सच्ची भावना से आप देखिए कि म्यूज़िक का एक ऐसा है कि अभी मैं म्यूज़िक की पूजा करूँगा ना, संगीत की पूजा करूँगा, तो ईश्वर मुझे अगले जन्म में भी वो संगीत के साथ ही मुझे जोड़ के रखेगा। जब तक अगर मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ या भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, तो ऑलवेज कि वो भगवान मेरे साथ है। और कभी मेरा जन्म होगा या नहीं भी होगा, पर वो मुझे इस जगह ही फिट करेंगे जहाँ पे म्यूजिक है। सही बात है। अगर मैंने भक्ति करी है तो म्यूजिक की। और रही, आपने कुछ पूछा था इससे पहले जिन्स का। हाँ, कि वो क्वेश्चन ऐसा था कि म्यूजिक जो है वो जीन्स में तो आता ही है। मतलब वही क्वेश्चन था कि रीबर्थ में आता है। देखिए, जब माँ बाप जब बनते हैं हम, है ना, तो आपके सवाल को मैं एकदम साफ कर देता हूँ कि जब माँ बाप बनते हैं ना, तो दोनों के पीछे प्यार होता है। यस।
हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्यार से ही बच्चा होता है। वो सारी जो भी आपकी फीलिंग्स है उसमें तो आएगी, बिल्कुल आएगी। थोड़ा बहुत तो। हाँ। तो वो फीलिंग्स में अगर आपकी सच्ची आत्मा से है ना वो फीलिंग्स, या आप किसी को नोचना चाह रहे हो या किसी को खाना चाह रहे हो, या अगले वाले का मूड नहीं है वो चीज़, किसी भी चीज़ के लिए मूड नहीं है कि मुझे, आप किसी को ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि ये पकौड़ा खा लो और वो कह रहा है मैं पकौड़ा नहीं खाना चाहता हूँ अभी, तो उसका तो असर फिर अलग ही होगा, बिल्कुल। उसका अलग ही हो जाएगा माइंड। हाँ हाँ हाँ। और वो चीज़ ऐसा होगा कि आपको भी पकौड़ा पसंद है और उसको भी पकौड़ा पसंद है, तो फिर वो चीज़ तो खिलेगी, वो खिलेगी उसमें कहीं ना कहीं तो आपको छोटा सा चीज़ होगा ही उसमें, 1% तो उसमें वो फील आएगा ही आएगा। बिल्कुल। आपने कभी देखा ना, कोई लड़का होता है तो या तो माँ के ऊपर जाता है हाँ या बाप के ऊपर शक्ल जाती है, हाँ। या उसका कभी नेचर ऐसा होता है कि माँ की तरह चिड़चिड़ा हो जाता है, या माँ की तरह दयालु हो जाता है, या बाप की तरह गुस्से वाला हो जाता है। तो वो होता ही है, ब्लड में तो होता ही है ना। हाँ। तो वो सारी चीज़ें, और म्यूज़िक ही ऐसा है कि अगर आपके, अभी मेरे पिताजी म्यूज़िक में थे तो ब्लड में तो था ही, तो मुझे वो सीखने की आस मिली मेरे पापा को देख के। ब्लड में होने से कुछ नहीं होता है, पर वो एक सीखना भी ज़रूरी है। तो आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे गुरु तो मेरे फर्स्ट गुरु जो है मेरे, जिन्होंने मुझे इस म्यूज़िक फील्ड में ही मुझे घुसेड़ा है कि आप करो, सीखो, बजाओ, गाना गाओ, वो मेरे दादाजी है। अच्छा। उसके बाद में मेरे पापा है जो मुझे गाने के बारे में बताते थे, ऐसे गाओ, ये सुर है, ऐसे गाओ। उसके बाद में फिर मैंने काफ़ी उस्तादों से तालीम ली। ओके। तबला भी मैंने बजाया, ढोलक भी बजाई, काफ़ी आर्टिस्टों से मैंने क्लासिकल चीज़ें भी, बंदिशें भी सीखी, और बहुत अच्छे अच्छे महान संतों से भी मैंने तालीम ली, रेवती रमन जी महाराज, और जो मेरे अच्छी राह पे चलाने वाले जैसे ओमदास जी महाराज है और गोविंद दास जी महाराज है, तो अच्छे अच्छे संत जितने भी हैं उन सब ने मुझे अच्छा गाइड किया है, मुझे सिखाया है, और अच्छे उस्तादों के साथ में मैं सुना है, समझा है उनकी बातों को। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को ऐसा तैयार किया है, पर प्रॉपरली मैंने ऐसा नहीं है कि किसी को एक को पकड़ के गुरु को क्या मुझे सिखाइए, किसी ने मुझे ऐसा सिखाया नहीं। थोड़ा इससे मिला, थोड़ा उनसे मिला, थोड़ा ऐसे मिला, ऐसे कर करके मैंने अपना एक ऐसा किया है कि हाँ, सब लोगों को पता है कि ये सब भाई अच्छा गाता है, इसको नॉलेज है। रियाज कितना जरूरी है? रियाज बहुत ज़रूरी है, रियाज करोगे तो राज करोगे, ओह वेरी नाइस। ये है। अगर आप रियाज करोगे तो राज करोगे, और सही रियाज बात नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, फिर आपकी आवाज़ पे इफेक्ट थोड़ा गलत पड़ेगा। आप रियाज नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप म्यूजिक तक ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो भटकेगा ना दिमाग। हाँ बिल्कुल। और आप कंटिन्यू 5 घंटे भी रियाज कर रहे हो, 2 घंटे भी रियाज कर रहे हो, तो आपके दिमाग में म्यूजिक ही रहेगा। हाँ सही बात है। तो आपका रियाज का शेड्यूल क्या होता है? मेरा वैसे तो अभी तो मैं थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अभी शोज रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसकी वजह से क्या है कि रियाज करने का टाइम नहीं मिल पाता। पर जब मैं फ्री रहता हूँ मेरे घर पे, तो मैं सुबह 6 बजे उठ के और 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करता रहता हूँ सुबह सुबह। एल्बम सॉन्ग तो आपने बहुत सारे बनाए हैं, यस। तो और प्लेबैक करने में कोई ख्याल आया, मतलब? प्लेबैक सिंगर का मेरा कोई मूवी में, हाँ मूवी में। मूवी के लिए अभी 2-3 सॉन्ग मेरे गए हुए हैं, ओके। पर भगवान करेगा वो सिलेक्टेड हो जाए तो बढ़िया है। सही है। क्योंकि मुंबई में आपको पता है कि पहले क्या होता था कि किसी भी एक्टर्स के ऊपर किसी भी सिंगर का गाना चल सकता था, पर अब क्या हो गया है कि एक्टर्स के अकॉर्डिंग सिंगर को देखते हैं, ओह अब ऐसा हो गया है। ये नई चीज है एक्चुअली मेरे। हाँ, हम्म, अब आप देख लो कि अगर सलमान खान जी की पिक्चर के अंदर राहत फतेह अली खान के गाने चलते हैं, हाँ ओके ठीक है, जी। उसके बाद में आप देख लीजिए कि मिक्का पाजी के गाने, हाँ हाँ सही बात है। है ना, हम्म और मोहित चौहान के गाने, हम्म। तो आवाज ऐसा, वो ऐसा लगता है कि वही गा रहे हैं, हाँ इसीलिए ऐसे हो गया है ना। हाँ ओके। फिर अरिजीत सिंह के गाने आप रणवीर कपूर के ऊपर ले लो, सही बात है। है ना। हम्म और पद्मावती में आप देख लो कि श्रेया घोषाल जी, हाँ तो अ, दीपिका पादुकोण हम्म। पे उनकी वॉइस जमती है। हाँ मोस्टली क्लासिकल सॉन्ग तो श्रेया ही गाती है हम्म, इंडस्ट्री के। हाँ हाँ, बॉलीवुड भी उनके गाने बहुत फेमस है। हाँ सही बात तो आप देख लो कि कुछ कुछ गाने ऐसे हैं कि अभी का टाइम थोड़ा ऐसा है, मेरा मेरा मानना ये है कि एक्टर की हिसाब से सिंगर को देख रहे हैं, ये मेरा मानना है। जी। तो अभी सब सारा सिस्टम ऐसा ही है कि अभी म्यूजिक का टाइम आता है, 2-3 गाने भी मैंने दिए हुए हैं, तो रिकॉर्ड भी किया हुआ है, पर वो भगवान करे जल्दी आए तो अच्छा ही होगा।
और बाकी हिमेश जी के साथ में तो मेरे 15 से 20 एल्बम आ रखे हैं। वाओ। और पलक मुछाल जी जिन्होंने प्रेम रतन धन पायो, हाँ उनके साथ भी मेरा प्लेबैक सिंगर में नाम आया है और एल्बम सॉन्ग हमने साथ में गाया है हिमेश जी का। वाओ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे आए हो। अरे नहीं, ये आप जैसे लोग हैं वो कला की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से हम जुड़े, बात करें। बिल्कुल। और कोई सवाल आपका? हाँ, तो म्यूजिक के स्टूडेंट्स के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? म्यूजिक के जो लवर्स हैं, हाँ। जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं और म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे ये कहूँगा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि हार जाते हैं कि हम नहीं सीखना चाहते, हमें नहीं सीखना, या लोग उनको क्या, लोग ये बोल देते हैं अरे आपकी आवाज़ खराब है, आप कभी नहीं सीख पाओगे। लोग ये बोल देते हैं अरे आप गिटार मत सीखो, आप ये तबला सीखो, आप ये सीखो। तो पर मेरा ये मानना है कि जो भी लोग बोलते हैं ना कि ये मत सीखो, तबला मत सीखो, गिटार मत सीखो या कुछ भी मत सीखो, मेरा ये मानना है कि आपका दिल क्या कहता है जी। वो करो आप। दुनिया का तो काम है कहना। बिल्कुल। आप जिस चीज फील्ड में घुसना चाहते हो ना, उस फील्ड में अपना 100% दो, और उसको आप पीछे मत हटो। आप सिंगिंग सीखना चाहते हो तो आप सिंगिंग में अपना दिमाग लगाइए, रियाज कीजिए, गला को सही रखिए, तो सारी चीजें अच्छी होगी। और अगर आपने रियाज छोड़ दिया और आपको किसी ने बोला ढोलक बजाने लग जाओ, तो आप एकदम से सडनली ढोलक बजा रहे हो, ढोलक में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल, सीखने में भी उतना टाइम लगता और ढोलक वाले कम ही थोड़ा है, इंडिया में तो बहुत है बजाने वाले, हाँ। सिंगर भी बहुत है। हाँ। और सिंगर जो होता है ना, वो मुखिया होता है, मुखिया यानी मेन होता है। सिंगिंग का रुतबा एक अलग होता है, बिल्कुल। और म्यूजिशियन का भी रुतबा होता है। पर सिंगर है तो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन है तो सिंगर है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बैठा हुआ से है। ही। हाँ। हाँ, अगर ढोलक वाला है तो गाने वाला है तो खाली अकेला गाना क्या कर लेगा, जब उसके साथ कुछ बजेगा नहीं तो अकेला क्या कर लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल तो दोनों का मेल है। भगवान ने तबले को भी अगर ऐसा रूप दिया ना, काफी बड़े बड़े उस्तादों ने तबले का रूप दिया है, हाँ। तो चांटी बनाई और उसका बेस भी बनाया है ना। हारमोनियम दिया तो उसका फंका दिया है फूक मारने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो सेनाई दिए तो सेनाई की उसमें सुर भी है, उसमें फूक भी लगती है। तो बिना फीलिंग्स के या बिना तैयारी के या बिना रियाज किए हुए कुछ नहीं हो सकता जी। तो मेरा यही कहना है, जो म्यूजिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना 100% दें, रियाज करते रहे और अपने आप को सेफ रखें, हर नशे से दूर रहे। मेन थिंग है ये। तो इंडियन आइडल में जाने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? बहुत चेंज हुआ इंडियन आइडल में जाने के बाद में। जो लोग पहले मुझे इंडियन आइडल से पहले जो लोग प्यार नहीं करते थे, जो लोग भेदभाव रखते थे, जो लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती है जो तो मैंने भी काफ़ी बारातों में, शादियों में ढोल बजाया है और काफ़ी जगह मांगने पे गए हैं, पर वो ऐसा टाइम देखा है। तो अब अच्छे अच्छे दोस्तों में, अच्छे अच्छे पार्टियों में, अच्छे से लोगों में बैठते हैं, तो ये है कि ये भी पता लग गया कि हर किसी की सोच वैसी नहीं है। ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें जो वो ये कभी ये सोचते नहीं है कि आर्टिस्ट क्या है, वो सामने से कदर करते हैं, ऐसे भी लोग बहुत हैं। पर जिनको म्यूजिक से लेना देना नहीं है, जो म्यूजिक में नहीं समझते ना, उनके लिए घोड़ा और गधा एक बराबर ही है। उनको ये लगता है कि सब एक जैसे ही है, वो पहचान नहीं पाते। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाते तो उनसे दूर रहो, बस यही है बात, पॉइंट यही है मेन। तो जो हमारी कदर करता है उसके पास रहो, जो नहीं करना चाहता है उससे दूर हो जाओ। तो इंडियन आइडल की वजह से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज भी लोग सपोर्ट करते हैं। उस मंच की वजह से मुझे लोग जान पाते हैं कि यार इंडियन आइडल में गए थे सवाई भाट। तो अच्छे अच्छे मोमेंट्स से वहाँ पे रेखा जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया, धर्मेंद्र जी के सामने गाना गाया, और नेहा कक्कड़ जी जज थी, विशाल ददलानी, हिमेश जी, इनके सामने गाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर सोनू कक्कड़ जी के साथ में भी मैंने किया, कॉन्सर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसा है कि आज उस मंच की वजह से मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि उस मंच पे मेरी औकात नहीं है। अगर मैं लाइन में भी खड़ा होता तो मेरा नंबर नहीं आता वहाँ पे, पर ये भगवान का कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि ये ब्लेसिंग का हुआ है, सारा वो जो भी हुआ है ब्लेसिंग है ये। बिल्कुल। तो वहाँ पहुँचा मैं, एक से बढ़कर एक एपिसोड करना कंटिन्यू, और 3-3 बजे उठना एपिसोड के लिए, रात को 3-3 बजे रिहर्सल होता था हमारा, 4-4 बजे टेक्निकल होता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में रहती थी। मतलब इंडियन आइडल स्क्रिप्टेड होता है? देखो थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है पर पूरा नहीं होता है।
जो भी गाते हैं स्टेज पे। नहीं जैसे समझ लीजिए कि कोई गेस्ट आया है, हाँ वो अगर आप गेस्ट आ गए हाँ और आपने ये बोला कि भाई मुझे क्या बोलना है, हाँ आपको पता है हम सब लोग हैं पर हमारा नाम नहीं पता ना आपको, बिल्कुल। तो इंडियन आइडल टीम जो क्रिएटिव टीम रहती है वो तो बताएगी ना हाँ कि भाई ये सवाई भाट है, हाँ ये राजस्थान से है, ये इस गांव से है, तो अब आपको इसकी तारीफ करनी है, तो आप कैसे करोगे, हाँ जी। बस इतना ही रहता है। ओके हाँ उसमें कोई गलत नहीं है, ओके पर बाकी जो होता है हाँ शो के अंदर वो उसका मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। ओके। सिंगिंग होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता ना, नहीं 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 वो तो लाइव चलता है। लाइव चलता है ना, क्योंकि वो जो प्रॉपरली रिहर्सल्स होते हैं हाँ और फिर स्टेज पे लाइव गाना होता जी है। जी 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 तो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी रही थी इंडियन आइडल में? यही कि जब रेखा जी के सामने मैंने लंबी जुदाई सॉन्ग गाया था, तो वो गाना काफी हिट हुआ, वो एपिसोड बहुत वायरल हुआ, बिल्कुल तो देखा था वो मैंने। जी काफी लोग उसकी वजह से भी मुझे वो यादगार पल है मतलब मेरे लिए कि वो उतने बड़े मतलब फिल्म एक्टर, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया वाह और लोग तो उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, बिल्कुल। तो गले भी लगाया और खुद भी रोने लग गई। ओह तो ये मानता हूँ मैं कि भगवान ने जो दिया है, ये गला दिया है, बस उस गले का सही उपयोग करूँ। सही बात है। तो बॉलीवुड के इतने सारे सिंगर्स के साथ आपने काम किया है, तो जी। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर है राहत फ़तेह अली खान, ओके जिनको मैं सुनता हूँ हम्म वो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं और उस्ताद नुसरत अली खान साहब, फिर लता जी को मैं सुनता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सिंगर हैं पर जो मेरे फेवरेट जो है फेवरेट हाँ वो है गुलाम अली खान साहब। ओके। और उनका कोई गाना है ऐसा? गज़ल गाते हैं वो, हाँ कोई गजल ऐसी जो फेमस हो और आपको पसंद हो, और आपने लोगों सुनी को भी होगी, पता हो। हाँ लोगों को वो आपने सुना होगा, छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ओह माय गॉड। ये गज़ल है जो मूवी में है ये, अभी विदाउट हारमोनियम के तो आपको अच्छा से सुना ही नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं बहुत मतलब लाइक आप इतने सुर में हो ना कि किसी और सुर की जरूरत ही नहीं है। ये गज़ल बहुत फेमस है और बहुत सारी गज़लें हैं इनकी, जो गज़लों का मुझे बहुत शौक है, जी तो कभी फुर्सत से आपको हारमोनियम लेके आऊँगा जब सुनाऊँगा। पक्का पक्का हम प्लान करते हैं ऐसा कुछ। बिल्कुल। अगर किसी भी स्टूडेंट को सिंगिंग जो सीख रहा है उनको इंडियन आइडल में जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रियाज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो आप जैसे अभी समझ लो कि आम का पेड़ है, उस आम को पेड़ को आप पकाओगे पहले, हाँ पानी दोगे, हाँ तो आम के पेड़ में वो आम छोटा-छोटा इससे बड़े होगा, फिर वो एकदम ताज़ा होगा, जभी तो खा पाओगे उसको। बिल्कुल आप तो ये चाहते हो कि सीधा ही आम तोड़ लो, तो ये कभी मुमकिन है ही नहीं। तो इंडियन आइडल के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, रियाज़ तो करना पड़ेगा और अपने गले का ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे गुरु से आपको तालीम लेनी है, बिल्कुल। जो आपको सिखा पाए, अच्छा सिखा पाए और सही सिखा पाए। म्यूजिक में गुरु का कितना महत्व है? बहुत। गुरु यानी माँ-बाप के बाद गुरु, पहले गुरु माँ-बाप, हाँ दूसरे गुरु जो अच्छी राह पे चलाने वाले हैं, जी। दूसरे गुरु बहुत मैटर करते हैं गुरु को, सही गुरु को चूज करना भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम एंड में उन्हीं के राह पे चलना है, जी। उन्हीं के गाइडेंस पे चलना है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे मास्टर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं कि ये सवाल है, होमवर्क देना आपको, तो अगर हमसे वो गलत करवाएंगे तो हम किसी को बताएंगे कि तो आप जानते हो पढ़ाई में, मैं आपके सामने गलत बोलूँगा तो आप पूछोगे ना कि आपको किसने बताया था, तो मैं अपने गुरु का नाम बताऊंगा कि उन्होंने बताया, तो वो गुरु गलत क्यों बता रहा है, तो ऐसे गुरु के पास जाओ मत जो गलत बता रहा है। तो आपको समझना है कि आपके लिए क्या बेटर है, जो आपको अच्छी राह पे चला रहा है, अच्छा गाना म्यूजिक सिखा रहा है, अच्छी तालीम सिखा रहा है, अच्छे टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहा है कि रियाज करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे करना, वो समझ जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज के सामने आपने जब परफॉर्म किया तब आपको क्या फील हुआ था? परमानंद जी के सामने जब मैंने परफॉर्म किया तो बहुत ऐसा है कि साक्षात वहाँ पे राधा रानी बैठी हुई है, ऐसा महसूस होता है। और दूसरी बात ये है कि परमानंद जी को काफ़ी लोग अच्छा भी बोलते हैं और काफ़ी लोग उनके बारे में गलत भी कमेंट करते हैं,
पर मैं ये मानता हूँ कि किसी भी साधु संत के लिए आप गलत ना बोलें, क्योंकि ना तो उन्होंने आपका किसी का नाम लिया है, ना आपके बारे में कोई गलत सोचते, ना गलत बोला आपको। किसी का नाम लेके गलत आज तक नहीं बोला उन्होंने। वो यही बोलते हैं कि जो भी करना है सच्चाई से करो, अच्छे से करो और अपना धर्म सही रखो, कर्म करते रहो और फल पालोगे अपने आप। सही बात है। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो हो सकता है, देखो जब हम कोई अच्छी चीज़ बोलते हैं ना तो अगले वाले को बुरी लगती है। तो मेरा ये मानना है कि परमानंद जी की बातों से मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो भी बातें करते हैं वो अपने हमें सबको अच्छा करने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो रोज़ सुनता हूँ उनको, उनकी वीडियोस देखता हूँ। तो और उनके वहाँ पे जाने के बाद मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी जाएँ और राधा रानी का आशीर्वाद लें और उनको देखिए उनके चेहरे पे कितनी चमक है। और पता लग जाता है कि वो भक्ति में कितने खोए रहते हैं। अभी तक का आपका इस म्यूजिकल जर्नी में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा था? मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, पर अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा कुछ तो वो पूरी रात हो जाएगी। क्योंकि वो शॉर्टकट में बस ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता और म्यूज़िक में कैसे क्या कर सकते हैं। कि आपकी संगत अच्छी रखो, बस ये है मेन। संगत अच्छी रखो, बुरे लोगों से बचो और अपने काम की तरफ फोकस करो, बस यही है। नहीं तो आप क्या है कि इन चीज़ों में डूबते चले जाओगे। म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर म्यूज़िक को समझने के लिए म्यूज़िक के कदरदानों जो म्यूज़िक लवर्स है वैसे लोगों के पास जुड़ना ज़रूरी है। ना कि म्यूज़िक को जो समझते ही नहीं है और उनके पास आप बैठ गए हो तो वो आप उनको क्या भी सिखाओ या कुछ भी सुनाओ, क्लासिकल सुनाओ, बॉलीवुड सुनाओ, उनको कोई पल्ले नहीं पड़ेगी, पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा उनको। वो ये बोलेंगे भैया यार कुछ अच्छा सुनाओ ना, पर ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि मैं क्लासिकल सुना रहा हूँ। सही बात है। सो आप नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हो? बिल्कुल। मैं मेरे साथ जो भी रहते हैं या बल्कि पर मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ और मैं काफ़ी चीज़ों को मानता हूँ। जैसे मैं ये भी चीज़ मानता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेरी ज़ुबान एकदम से मेरे दांतों में अटक गई। कोई बोलते मुझे हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, तो ये सच बात है एक्चुअली। हाँ। ओके। हिचकी एक तो होती है आप खाना खा रहे हो जल्दी जल्दी, उसके वजह से भी आ सकती है। पर हिचकी ऑटोमेटिकली आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और फिर भी आपको हिचकी आ रही है, वो क्यों? सही बात है। तो शायद ये तो सुपरस्टिशन हो गया ना। हाँ, बट आप समझ लो कि जैसे आपने अभी कुछ नहीं सोचा है और आप मोबाइल चला रहे हो और आपको ऑटोमेटिकली आपने बस पानी पिया और आपको एकदम से हिचकी आने लग गई, तो इसका मतलब तो कोई याद कर रहा होगा, है ना? सही बात है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना इसका। जब आपके पास आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आपको ऐसी चीजें हो रही है। सिंगर बनने के लिए गले का ख्याल रखना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप गले खाने में ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ऐसा कुछ? ज्यादा मेरा कहना ये है कि ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए और ज्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। उससे आप हो सकता है गला खराब हो सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि गला बंद हो जाए, पर गला बैठ सकता है ना। ठंडा पानी पीने से, ज्यादा ऑयली चीज खाने से वो गला बैठना ही हो गया। तो आप खाने पीने का भी ध्यान रखना जरूरी है। ओके। राइट नाउ आप कैसे शोज करते हो? बॉलीवुड वगैरह गाते हो? बॉलीवुड, सूफी, राजस्थानी, भजन, सब टाइप के शोज करते हो? कव्वाली भी। आगे आपके करियर पाथ को लेके क्या प्लान्स है? मेरा प्लान यही है कि मैं सबको सपोर्ट करूं और मैं जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं वहां तक सबको मैं पहुंचाऊं। सही बात है। बस ये है मेरा मकसद। सही है यार। जो गाना आपका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो पॉडकास्ट में आप प्लीज गा सकते हैं? जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। तुझसे लगी है सी लगन, बिरहा में जल रहा है ये मन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार,
मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। यार मैं अभी अभी 2 मिनट ये और चलता ना, मैं रो देती। क्यों? वेरी नाइस, सेंटी हो गई यार। अरे ऐसे मत हो, ये हाँ, संगीत है, संगीत को आप सुनिए, आनंद उठाइए। अच्छी बात है, आप म्यूजिक के लिए इमोशनल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रूह है वो सच्ची है और सच्ची आत्मा से आप म्यूजिक से प्यार करते हो। ऐसे ही आपका माइंड और आपका दिल हमेशा म्यूजिक के लिए रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू। सो ये था आज का पॉडकास्ट। सवाई जी की बातों से आपके इंडियन आइडल, संगीत और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग काफ़ी सवाल क्लियर हुए होंगे। इनको लाइव सुनना हमारे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात थी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो जुड़े रहिए मित्र टॉक्स के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और नेक्स्ट आप किसको गेस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मित्र टॉक्स।